हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा कुछ चीज़ें कही गई हैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, यहाँ पर हेडलाइन में बताई जा रही है, कोचिन शिपयार्ड की नजर यूरोपीय तटीय शिपिंग बाजार पर। रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आ रही है। चलो इस खबर को हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, कोचिन शिपयार्ड यूरोपीय तटीय शिपिंग क्षेत्र में अवसरों की खोज करने के लिए उत्सुक है, अध्यक्ष मधु एस नायर ने मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में कहा। तो देखो, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें कही जा रही हैं कि जो कंपनी है ये यूरोपियन कोस्टल शिपिंग सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब यूरोपियन मार्केट से यहाँ पर ऑर्डर्स लेने की कोशिश कर रही है कंपनी। बहुत ही बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। यह कंपनी द्वारा पिछले साल 2 यूरोपीय ग्राहकों के लिए 14 जहाज बनाने के ठेके हासिल करने के बाद हुआ है। देखो, ऑलरेडी पिछले साल कंपनी को अच्छी खासी ऑर्डर भी मिली है यूरोपियन कस्टमर्स के माध्यम से। ठीक है, 14 जहाज बनाने के लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं पिछले साल ही। चलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। नायर ने कहा, आगे बढ़ते हुए हम निश्चित रूप से उस क्षेत्र में अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे। तो देखो यार, ये यूरोपियन मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा कंपनी फोकस कर रही है, यूरोपियन मार्केट के थ्रू ऑर्डर्स लेने की कोशिश कर रही है। चलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पास वर्तमान में 140 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग इंडियन करेंसीज में बात करें तो 11.74 लाख करोड़ के वैश्विक जहाज निर्माण बाजार का 1% से भी कम हिस्सा है। मतलब समझो कि देखो, जो ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट है उसकी वैल्यू है यहाँ पर 140 बिलियन डॉलर। इंडियन करेंसीज में बात करें तो 11.74 लाख करोड़। तो ये जो वैल्यू है, इसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया जो है ये 1% से भी कम है। समझ रहे हो, 140 बिलियन का ये मार्केट है ग्लोबली वाइज, एंड इसमें इंडिया के योगदान की बात करें तो 1% से भी कम हिस्सा है। मतलब इंडिया के अंदर अभी इस चीज की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। ठीक है, इस चीज से समझ सकते हो। हालांकि सरकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय जहाज निर्माण उद्योग की मांग बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। तो देखो, यहाँ पर कही ये जा रही है कि जो हमारी सरकार है ये भी काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली वाइज जो लोकल शिप बिल्डिंग है उनकी डिमांड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो स्थानीय जहाज निर्माण का उद्योग है इनकी डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है, डोमेस्टिकली वाइज भी एंड इंटरनेशनली वाइज भी। चलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के एक भाग के रूप में शिपिंग मंत्रालय द्वारा एक नई जहाज निर्माण और मरम्मत नीति लागू किए जाने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत की जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत रैंकिंग को विश्व स्तर पर शीर्ष 10 में पहुंचाना है। तो देखो, यहाँ पर चीजें ये कही जा रही हैं कि गवर्नमेंट की फोकस है कि हम शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयरिंग के सेक्टर में ग्लोबली वाइज टॉप 10 में पहुंच जाएं, एंड इसके लिए सरकार आगे चलकर नई नई योजनाएं एंड नीतियां ला सकती हैं, जिससे शिप बिल्डिंग कंपनीज को बेनिफिट्स मिल पाए और उनकी ग्रोथ भी हो पाए, एंड टोटल इंडिया की शिप बिल्डिंग सेक्टर की बात करें उसमें ग्रोथ भी आ पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। कोचिन शिपयार्ड भी ग्रीन शिपिंग की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। ग्रीन शिपिंग की ओर भी गवर्नमेंट का फोकस काफी ज्यादा है गाइज। आने वाले वर्षों में ग्रीन वेजल निर्माण को राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाने की योजना बना रहा है। देखो, ग्रीन शिपिंग सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की फोकस काफी ज्यादा है, और ग्रीन शिपिंग के अंदर ये जो बेसिकली कोचिन शिपयार्ड है ये काफी ज्यादा फोकस कर रही है। चलो बढ़िया है। इस हिसाब से देखा जाए तो आगे बेहतरीन काम मिलने की उम्मीदें हैं। ठीक है, सरकार शिपिंग उद्योग की बुनियादी ढांचा का दर्जा देने और देश में ग्रीन शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है, जैसा कि अभी हमने बोला। नायर ने यह भी बताया
कि सरकार जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय साधनों, जोखिम कवरेज साधनों और संभावित रूप से समुद्री विकास कोष पर भी विचार कर रही है। नायर ने कहा, सीएसएल और देश के अन्य यार्डों में पिछले 2-3 वर्षों में प्राप्त ऑर्डर के आधार पर भारत आने वाले वर्षों में बेहतर बाजार हिस्सेदारी की उम्मीद कर सकता है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में ये जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, इनको काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर्स मिलते आए हैं। इस वजह से यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आगे ये जो ऑर्डर्स हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं एंड इंडिया की जो शिप बिल्डिंग मार्केट है इनमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी देख सकते हो कि इंडिया का योगदान कैसा है ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट के अंदर। ठीक है, 140 बिलियन डॉलर का टोटल ये मार्केट है, जिसमें 1% भी नहीं है इंडिया। ठीक है, तो देख सकते हो यार, मतलब अभी इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ की शिप बिल्डिंग सेक्टर के अंदर एंड उस हिसाब से देखा जाए तो इन कंपनीज के अंदर भी ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो ये न्यूज आ रही है, बेसिकली न्यूज तो काफ़ी बढ़िया है। फ्यूचर के बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही है। देखा जाए तो फ्यूचर में ये जो सेक्टर है और सेक्टर से बिलोंग करने वाली जो कंपनीज हैं, इनकी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा रह सकती हैं। अब चलो हम थोड़ा यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड के फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 54,809 करोड़ की, स्टॉक पी है 62 की, इंडस्ट्री पी है 80.2 की। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। पेग रेशियो की अगर हम बात करें तो पेग रेशियो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 5.5 का पेग रेशियो है, मतलब अभी स्टॉक ये जो है ये हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है स्टॉक की। फिर यहाँ पर हम आरओसी की बात करें तो 21.4%, आरओई 17.2%। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 72.9%, प्लेज्ड कुछ भी नहीं है, चलो बढ़िया है। करेंट प्राइस की बात करें तो 2083, 52 वीक हाई 2979 और लो है 411 की। फिर यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो 191 रुपए, डेप्ट है 489 करोड़ की, डेप्ट टू इक्विटी 0.1 की है। तो चलो कुछ खास डेप्ट नहीं है कंपनी के अंदर, बढ़िया है। फिर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये यहाँ पर हमें माइनस में देखने को मिल रहा है, -789 करोड़। डिविडेंड रेट की बात करें तो 0.35%, फेस वैल्यू 5 रुपए की, ईपीएस है 33.6 रुपए की। तो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो चलो ओके है, ना ही हम इसे बहुत ही बढ़िया कहेंगे और ना ही इसे हम बहुत ही खराब कहेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर हम इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के डेटा की बात करें तो कुछ खास देखने को नहीं मिलती है, कंसिस्टेंसी देखने को बेसिकली नहीं मिलती है। आगे चलकर उनमें अगर सुधार देखने को मिल जाए, कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाए कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया हो सकती है। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो स्टॉक है ये एक चैनल पैटर्न बना करके डाउन साइड में धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस प्रकार से बना करके डाउन साइड में शिफ्टिंग हो रही है। अब यहाँ पर हम बढ़िया तेजी तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में। तब अगर हम गिरावट की बात करें तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रही है। फिर यहाँ पर ये जो लेवल है 1872 का, ये भी एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रही है। तो यहाँ पर बड़ी गिरावट तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो लेवल है इसको ब्रेकडाउन मिल जाए कभी भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में। तो क्योंकि देखो यहाँ पर नीचे में ये भी एज अ सपोर्ट वर्क कर सकती है, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल की लो है ये भी एज अ सपोर्ट वर्क कर सकती है। इसलिए मैंने कहा कि बड़ी वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलती है तो फिर यहाँ पर हम बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। अब चलो देखो, अगर किन्हीं को कंपनी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं, मिनिमम 3 साल 5 साल के लिए रखना चाहते हैं स्टॉक को, तो कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 2083 के अप्रोक्स, यहाँ तक की अगर हम बात करें तो लगभग 28-29% की डिस्काउंट मिल रही है। अगर किन्हीं को फ्रेश बाइंग करनी है, फर्स्ट एसआईपी करनी है, तो देखा जाए तो बढ़िया डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं और कंपनी के ऊपर आपको पूरा भरोसा है तो फिर आप
हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हो, एसआईपी करके चल सकते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि एसआईपी करने के चक्कर में, एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो सोच समझ कर ही एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये चीज ध्यान में रखकर चलना कि अभी हमने जो भी चीजें डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किए हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस आप सभी को नहीं दिए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है बाय या सेल से रिलेटेड, तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। अब देखो गाइस, पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं इस स्टॉक के अंदर, तो देखो मुझे इस स्टॉक के मुकाबले में मजगांव डॉक एंड जीआरएससी ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि वहां पर जो उनकी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा है उनमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है पिछले कुछ सालों में। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमें वो कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है। हो सके तो आगे चलकर इसमें सुधार देखने को मिले। बाकी देखो गाइस, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और जिस प्रकार के इनके काम हैं एंड फ्यूचर में जो ग्रीन शिप की डिमांड रहने वाली है उसके ऊपर कंपनी फोकस कर रही है, तो आगे चलकर कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी बढ़िया रह सकती है, बढ़िया ऑर्डर्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलकर अगर इनकी भी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मुझे मजगांव डॉक एंड जीआरएससी ज्यादा बेटर लग रही है इसके कंपैरिजन में, तो आपको भी ऐसा ही लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपको जो अच्छी लगती है कंपनी, आपकी स्टडी, आपके एनालिसिस के अनुसार अगर ये कंपनी ठीक लग रही है उन दोनों के मुकाबले में, तो फिर आप इसके साथ चल सकते हो, ठीक है। सो गाइस, ये रही हमारी आज की वीडियो कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।